हेलो मेट्स, सेलुलॉइड पैराडाइज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मून नाइट 5 एपिसोड्स ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ एक एपिसोड बचा है और इस आखिरी एपिसोड में एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। पर मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये सीरीज़ लोकी की तरह बीच में ख़त्म होगी। सीज़न 2 के लिए बहुत सवाल छोड़ के जाएगी। 110% स्पॉइलर अलर्ट देते हुए और आप लोगों का वक्त ज़रा भी बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज़ में काफ़ी गॉड्स के बारे में कहा गया है। गॉड खॉन्शू, गॉड हॉरुस, गॉड ओसाइरिस, गॉडेस हेथोर और अब गॉडेस टैबेरेट। काफ़ी सारे गॉड्स, जितने ज़्यादा गॉड्स मतलब ये टीज़ किया जा रहा है थॉर लव एंड थंडर को, जिसमें हम देखने वाले हैं गॉड द गॉड बुचर। और थॉर एक और तरह से भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप पिछले साल के सीरीज़ से अब तक मून नाइट तक देखें तो सीरीज़ के सेंट्रल कैरेक्टर्स ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, एक मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं। और पिछला साल कहना भी गलत होगा। MCU में फ़िलहाल 2024 चल रहा है। 2018 में इन्फिनिटी वॉर हुई, 5 साल बीत गए, 2023 में एवेंजर्स ने सब कुछ ठीक कर दिया। तो पिछला साल 2023 था MCU में और ये साल 2024 है, मतलब रियल वर्ल्ड से 2 साल आगे है MCU। तो मून नाइट के इवेंट्स MCU में 2024 में हो रहे हैं और 2018 से 2024 यानी कि 6 साल बीत गए हैं। और थॉर पहले जो ट्रॉमा से गुजर रहा था, उस ट्रॉमा से थॉर ओवरकम कर चुका है। उस ट्रॉमा से वो निकल आया है, वो नॉर्मल हो चुका है और अब वो और ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कर रहा है, जो हम थॉर लव एंड थंडर के टीज़र में देख चुके हैं। सो थॉर आगे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो बाकी कैरेक्टर्स को हील होने में आगे शायद मदद करेगा। अगर हम वांडा विजन से देखें, वांडा विजन में वांडा मेंटली डिप्रेस थी, ब्रोकन थी, ट्रॉमा में थी। फिर फैल्कॉन एंड द विंटर सोल्जर में बकी बर्न्स ट्रॉमा से गुजर रहा था। लोकी में लोकी, सिल्वी और बाद में मोबियस, जब मोबियस को अपनी असलियत पता चलती है तब वो भी एक तरह से डिप्रेशन में चला गया था। फिर हॉकाई में हम देखते हैं क्लिंट बार्टन मेंटल इश्यूज फेस कर रहा है और अब मून नाइट में मार्क स्पेक्टर। हमारे हीरोज़ कैसे खुद से जीतेंगे, हम यही देखने वाले हैं और पिछले साल से हम लगभग यही देख रहे हैं कि हमारे एवेंजर्स की, हमारे सुपर हीरोज़ की खुद से जंग चल रही है। एपिसोड 5 में आप लोगों ने मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट इन दोनों ही को ही अलग अलग रूप में देखा। ठीक इसी तरह की मेरी एक थ्योरी है वांडा मैक्सिमॉफ और स्कारलेट विच को लेकर, जिसका लिंक, वीडियो का लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में दिख रहा है। उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा। और मेट्स, मैंने ये शो शुरू होने से पहले आप लोगों से कहा था कि इस शो में बहुत ज़्यादा एक्शन आप लोग एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ये शो अब एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा बन गई है, जिसमें थोड़े बहुत एक्शन और थ्रिल है और एक्शन सीन्स को काफ़ी ट्रिकी तरीके से छुपाए रखा गया है। आखिरी एपिसोड में ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। एपिसोड 5 को समअप करते हैं, समरी करते हैं एक एक करके। नंबर 1, मार्क इज़ डेड। मार्क और स्टीवन दोनों ही मर चुके हैं, ये अब तक कंफर्म हो गया है। नंबर 2, खॉन्शू अपने पत्थर की मूर्ति में कैद है। मार्क को अगर ज़िंदा करना है तो खॉन्शू ही कर सकता है और उसके लिए खॉन्शू को आज़ाद करवाना पड़ेगा, जो काम शायद लैला करेगी एपिसोड 6 में। आमिट के टॉम के अंदर आर्थर हैरो ने मार्क स्पेक्टर को 2 गोली मारी। उसके बाद मार्क स्पेक्टर की मौत हो गई है और अब मार्क और स्टीवन दोनों आफ्टर लाइफ में हैं। आफ्टर लाइफ एक रियल्म है दुआत, जहाँ पर मरने के बाद लोग जाते हैं इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से। द रियल्म ऑफ दुआत, जो इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड में है और यहाँ पर मरे हुए लोगों को गाइड करती है गॉडेस टैबेरेट। और इसलिए मार्क और स्टीवन को ये हिप्पो गॉडेस दिखाई देती है। और आफ्टर लाइफ में ये जो मेंटल असाइलम है, ये मार्क के दिमाग ने क्रिएट की है, क्योंकि सभी लोग अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से आफ्टर लाइफ को, इस रिल्म ऑफ दुआत को समझते हैं। क्योंकि ओरिजिनली जो रिल्म ऑफ दुआत है उसको ह्यूमन ब्रेन्स आसानी से नहीं समझ सकते, क्योंकि इसलिए ह्यूमन ब्रेन्स अपने हिसाब से एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। गॉडेस टैबेरेट मार्क और स्टीवन दोनों को ही ये बताती है कि एक्चुअल में वो मेंटल हॉस्पिटल एक शिप में है और ये शिप रेगिस्तान में जा रही है और इस शिप को चलाती है गॉडेस टैबेरेट। ठीक ऐसा ही सीन हमने जेमी फॉक्स की एनिमेशन मूवी सोल में देखा था, जहाँ पर आफ्टर लाइफ में रेगिस्तान में एक शिप होती है। ओरिजिनल सिनेरियो देखने के बाद मार्क और स्टीवन काफ़ी डर जाते हैं और मार्क स्टीवन से ये कहता है कि टैबेरेट को मार कर इस शिप को हम कंट्रोल कर लेते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। स्टीवन मना करता है। गॉडेस टैबेरेट ये समझाती है इन दोनों को कि इनके सोल को बैलेंस करना पड़ेगा स्केल ऑफ जस्टिस में, फीदर ऑफ ट्रूथ के अगेंस्ट, क्योंकि इंसान का दिल ही ये बताता है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना अच्छा था या फिर कैसा था।
टारगेट मार्क और स्टीवन दोनों का ही दिल निकाल लेती है और इस स्केल ऑफ जस्टिस में देती है बैलेंस होने के लिए, लेकिन वो बैलेंस नहीं होता है। और टारगेट ये समझाती है कि अगर बैलेंस हो जाता है तो वो दोनों ही अल्टीमेट पैराडाइज में चले जाएंगे, इटर्निटी ऑफ पैराडाइज में हमेशा के लिए उनकी आत्मा चली जाएगी, जिस जगह को कहा गया है फील्ड ऑफ रीड्स। और अगर बैलेंस नहीं होती है तो इस रेगिस्तान के रेत में जो अनबैलेंस सोल दफन है वो सोल आएंगे और इन दोनों को वही रेगिस्तान में गाड़ देंगे। रेगिस्तान में हमेशा के लिए उनकी आत्माएं फ्रीज हो जाएंगी। तो जब इनका दिल बैलेंस नहीं होता है तब टारगेट इन दोनों को ये कहती है कि इन दोनों के ही दिल में राज छुपे हुए हैं, एक दूसरे को इन्हें अपनी सच्चाई बतानी है और सारे राज खोल देने हैं, इसलिए वापस उस मेंटल असाइलम में जाने के लिए बोलती है। तो मार्क और स्टीवन दोनों ही फिर से उस मेंटल असाइलम में चले जाते हैं। नंबर 4, दोबारा जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो एक दूसरे के मेमोरीज़ को वो लोग देखने लगते हैं। मार्क ने काफ़ी लोगों को मून नाइट बनने के बाद मारा है, उन डेड बॉडीज़ को भी दोनों देखते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे राज खुलने लगते हैं। स्टीवन को ये पता चलता है कि मार्क या फिर स्टीवन का एक भाई था जिसका नाम था रैंडल स्पेक्टर, जिसको निकनेम से बुलाया जाता था रोरो। सो एक दिन मार्क और रोरो अपने घर के पास ही जो वाटरफॉल है वहाँ पर एक गुफ़ा होती है, गुफ़ा में दोनों खेलने जाते हैं और उस गुफ़ा में पानी भरने लगता है और बारिश होती है, बारिश की वजह से पानी भरने लगता है और वहाँ पर रोरो डूब कर मर जाता है। इस बात से मार्क की माँ बहुत ज़्यादा सदमे में चली जाती है और वो मार्क को इसका सारा ब्लेम दे देता है। मार्क की वजह से रोरो की मौत हुई है, ये बात बचपन से ही मार्क की माँ मार्क को सुनाती रहती है और मार्क की माँ धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है। मार्क का बर्थडे भी वो मनाती नहीं है और मार्क को काफ़ी वो टॉर्चर भी करती है, पीटती भी है। ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि एक माँ अपने एक बेटे के लिए दूसरे बेटे को पीटती है। तो बचपन से ही मार्क काफ़ी ट्रॉमा से गुजरता है और टीनेज पहुँचते पहुँचते मार्क घर भी छोड़ देता है। बाद में हमें ये भी पता चलता है कि मार्क और रोरो दोनों ही बचपन में टॉम बास्टर ये मूवी देखते थे और उसी मूवी में जो कैरेक्टर था स्टीवन ग्रांट, उसी स्टीवन ग्रांट को मार्क क्रिएट करता है। ये बात जब स्टीवन को पता चलती है तो स्टीवन को थोड़ा दुख पहुंचता है क्योंकि स्टीवन को लग रहा था कि वो ओरिजिनल कैरेक्टर है और उसने मार्क को क्रिएट किया है, लेकिन मार्क ने स्टीवन को क्रिएट किया है। तो टॉम बास्टर के इंग्लिश कैरेक्टर डॉक्टर स्टीवन ग्रांट से इंस्पायर होकर मार्क स्टीवन को क्रिएट करता है जब बचपन में उसकी माँ उसे टॉर्चर किया करती थी तब। नंबर 5, फिर आगे हमें ये पता चलता है कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होने की वजह से मार्क को मिलिट्री से निकाल लिया जाता है और बुशमन, मार्क का पुराना कमांडिंग ऑफिसर, लैला के फादर जो आमिर का टॉम ढूंढ रहे थे, उस काम में मार्क को हायर करता है। लेकिन बाद में बुशमन अपना इरादा बदल लेता है और दोनों के बीच फाइट होती है और मार्क घायल होता है और घायल मार्क खोंशू के मंदिर जा पहुंचता है जहां पर खोंशू उसे बचाता है, हील करता है और मून नाइट बनाता है। और खोंशू डील करता है मार्क से कि वो खोंशू को सर्व करेगा और मार्क उस डील को यस करता है और फिर मून नाइट के पावर से वो हील होता है, ठीक होता है। नंबर 6, इसी बीच टावरेट उन दोनों को ये बताती है कि अपर वर्ल्ड में यानी कि रियल वर्ल्ड में समय से पहले ही सोल को जज किया जा रहा है और अनबैलेंस्ड सोल्स को डायरेक्टली इस दुआत के रेगिस्तान के रेत में भेजा जा रहा है। मतलब शायद आमिर जाग गई है और उसने मारना शुरू कर दिया है। तो मार्क और स्टीवन के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अभी भी उनका सोल बैलेंस नहीं हो रहा है, तो वो दोनों वापस सोल को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आगे स्टीवन को फाइनली ये पता चलता है कि उसकी माँ ज़िंदा नहीं है। स्टीवन को ये लग रहा था कि उसकी माँ ज़िंदा है, लेकिन मार्क ये बताता है कि उनकी माँ मर चुकी है। 2 महीने पहले माँ की डेथ हो गई है और जुडाइज़म में एक रीत होती है शिवा, यानी कि 7 दिनों का एक शोक पीरियड होता है जिसे मनाया जाता है किसी के मरने पर, और 7वें दिन से मार्क और स्टीवन के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। ये मार्क स्टीवन को बताता है, यानी कि 2 महीने पहले उनकी माँ की डेथ हुई है और डेथ के 7 दिनों के बाद से दोनों में कन्फ्लिक्शन शुरू हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीरीज़ में एपिसोड 1 से जो हमने देखना शुरू किया है वो शिवा के 7वें दिन से हम देख रहे हैं। उससे पहले स्टीवन और मार्क एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे थे, दोनों की लाइफ अलग अलग चल रही थी। नंबर 7, सो बेसिकली मार्क खुद को जिम्मेदार मानता है रोरो की मौत का और फिर उसकी माँ की मौत का, और मरने से पहले काफ़ी सालों तक उसकी माँ एक मेंटली डिप्रेस और बीमार रहती थी, उस बात का जिम्मेदार भी वो खुद को मानता है। लेकिन फाइनली स्टीवन उसे कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस एक बच्चा था जब रोरो की मौत हुई थी। और स्टीवन भी ये नहीं जानता था कि उसको सिर्फ क्रिएट किया गया है और उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। लेकिन इतना कुछ दोनों को जानने के बाद भी उनके सोल बैलेंस नहीं होते
और टावरेट उन दोनों को वापस अपर वर्ल्ड में भेजने की कोशिश करती है, क्योंकि मार्क टावरेट से कहता है कि हैरो को रोकना ज़रूरी है, और हैरो को रोकने के लिए खॉन्शू को मार्क को ज़िंदा करना पड़ेगा, और उसके लिए खॉन्शू को पत्थर की मूर्ति से आज़ाद करना भी पड़ेगा। और अपर वर्ल्ड में वापस जाने का एक ही तरीका है, ओसाइरिस के दरवाजे के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन टावरेट जब ओसाइरिस के दरवाजे तक पहुंचती है तो वो दरवाज़ा बंद होता है। इससे पहले बंद नहीं था, पहली बार बंद देखा है, ऐसा कहती है टावरेट। और उनका सोल बैलेंस नहीं होता है, ये शिप की जर्नी ख़त्म हो जाती है। और टावरेट ये कहती है कि अब रेगिस्तान के जो अनडेड्स हैं, जो अनबैलेंस सोल्स रेगिस्तान में दफन है, वो आएंगे और इन दोनों को भी रेगिस्तान में ले जाएंगे। मार्क स्पेक्टर के हाथों ही मरे हुए लोग जब उन पर हमला करने लगते हैं और मार्क धीरे धीरे हारने लगता है, तब स्टीवन ये समझ जाता है कि मार्क और स्टीवन दोनों एक ही है, और स्टीवन फाइनली उन पर अटैक करता है और उनमें से कईयों को बुरी तरह से मारता भी है। लेकिन मार्क को बचाते बचाते स्टीवन रेगिस्तान में गिर जाता है और फ्रीज़ हो जाता है, और उसी के साथ वो अनबैलेंस्ड सोल बैलेंस हो जाता है, और मार्क शायद फाइनली फील्ड ऑफ रीड्स में पहुंच जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि इतने सालों तक मार्क के दिमाग और दिल में जो बोझ था वो फाइनली वो स्टीवन को बताता है, और दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। और चूंकि स्टीवन एक्चुअल नहीं था, वो मार्क के द्वारा एक क्रिएटेड कैरेक्टर था, इसलिए वो रेगिस्तान में दफन हो जाता है, और इस वजह से वो सोल बैलेंस हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि मार्क के अंदर एक और जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में मार्क को पता ही नहीं है, इसलिए उस पर्सनैलिटी के साथ मार्क की बात हो ही नहीं रही है। और जैसे कि पहले स्टीवन और मार्क एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं करते थे, ठीक उसी तरह से ये नया कैरेक्टर और मार्क भी एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं कर रहा है। इसलिए सोल बैलेंस होने के लिए इस कैरेक्टर के साथ मार्क की बातचीत होनी ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल। तो जब वो बैलेंस हो जाता है तो मार्क फील्ड ऑफ रीड्स पहुंच जाता है, लेकिन अभी भी वो अपर वर्ल्ड में नहीं आया है। तो वो अपर वर्ल्ड में कैसे आएगा, खॉन्शू कैसे आज़ाद होगा, और हैरो को मार्क कैसे रोकेगा, और क्या फिर हमें स्टीवन ग्रांट बाद में नहीं दिखेगा, ये भी एक सवाल है। मुझे पर्सनली स्टीवन ग्रांट बहुत पसंद आया है, वो अगर वापस नहीं आएगा तो काफ़ी बुरा लगेगा। तो मैं चाहूँगा कि स्टीवन ग्रांट की वापसी हो, और ये जो नया कैरेक्टर है इसको अब तक हमने देखा ही नहीं है, तो मुझे लगता है फाइनल एपिसोड के आखिर में इस कैरेक्टर को टीज़ किया जाएगा सेकंड सीज़न के लिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि शायद मार्क पूरी तरह से अब तक मरा नहीं है, कुछ सांसें उसमें चल रही है, इसलिए ये आफ्टर लाइफ के इवेंट्स हम देख रहे हैं एज ए ऑडियंस। उसका दिमाग इसलिए वो साइक्रेटिक वार्ड क्रिएट की है जहाँ पर वो हैरो को डॉक्टर हैरो की तरह देख रहा है, और हम उसके सारे मेमोरीज़ को एनकाउंटर कर पा रहे हैं। तो फाइनल एपिसोड में मार्क फिर से रिवाइव होगा, मार्क और खॉन्शू एक दूसरे की ज़रूरत बन जाएंगे, क्योंकि खॉन्शू को आज़ाद करना है तो मार्क की ज़रूरत पड़ेगी, और मार्क को ज़िंदा रहना है तो खॉन्शू की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों की कॉम्बिनेशन आगे बढ़ेगी, और चूँकि 2 ही महीने हुए हैं एक दूसरे को जाने हुए, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीज़न 2 में हमें और तगड़े तरीके से देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी थ्योरीज़ कमेंट्स में बताइए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने बडीज़ के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।